हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी के लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं वो है अबाउट कंट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर हम पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे योगदान दिए हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, और यही वजह है कि वो क्लास 12 साइकोलॉजी की बुक में मैंशनड हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से, है ना। ठीक है, तो हम ये करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी एक काम करना होगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वो रेड सा बटन आपको दिख रहा है अभी, जल्दी से उसे दबा दो। साथ ही लाइक और शेयर भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू कैन डाउनलोड इट ईजिली। ट्यूशन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। साथ ही ये कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, इसमें से भी मेजॉरिटी फ्री हैं, तो यू कैन डाउनलोड। बात कर लेते हैं आप कंट्रीब्यूशंस की। अब यहाँ पर ये जो इतने सारे कंट्रीब्यूशंस हैं इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फ्रेड बिनेट का नाम। अब यहाँ पर ये जब भी नाम आता है आपको इंटेलिजेंस की याद आती है कि कैसे इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात इन्होंने की थी, और पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो था वो इंटेलिजेंस को मेजर करने का इन्हीं का था। इन्होंने एक दूसरे पर्सन के साथ मिलकर टेस्ट बनाया जिसे हमने कहा बिनेट साइमन टेस्ट, और यहाँ पर इन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने का तरीका बताया। साथ ही इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन भी किया एज दी एबिलिटी जिसके थ्रू हम जज कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और रीजन कर पाते हैं, और ये सब कुछ हम कर पाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये वाला जो एक अटेम्प्ट था ना, जो इन्होंने इंटेलिजेंस को मेजर करने के तरीके से दिया, ये एक फाउंडेशन रखी गई मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग की, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारे रिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आता है। आप याद करो कि 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंक्लूड किया था, है ना। तो वहाँ पर से आपको पता लगता है कि कैसे इंटेलिजेंस की फील्ड में ये वाला जो नाम है अल्फ्रेड बिनेट का वो बहुत ही फेमस है। देन विलियम स्टर्न। अब विलियम स्टर्न मेरे दिमाग में तो एकदम से आता है आईक्यू। आईक्यू का टॉपिक यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। और यहाँ पर आईक्यू निकलता कैसे है? ये निकलता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी पर्सन की बायोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज जो है यहाँ पर पर्सन की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को दिखाती है, जो कि होगी उसके ग्रुप के कंपैरिजन में। लाइक अगर पर्सन की मेंटल एज है और हम मेंटल एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या पर्सन की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अपने एज ग्रुप वाले लोगों के सिमिलर है या फिर उनसे कम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका आईक्यू क्या आएगा, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने और क्रोनोलॉजिकल एज से यानी बायोलॉजिकल एज से डिवाइड करने के बाद। ये एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड वे है जिसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं इंटेलिजेंस को अक्रॉस डिफरेंट एजेस। बात कर लेते हैं डेविड वेशलर की। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो होती है ये तो ग्लोबल कैपेसिटी है। अच्छा ठीक है, ग्लोबल कैपेसिटी है, किस चीज़ की कैपेसिटी है, क्या करवाती है हमसे? ये हमसे एक्ट करवाती है, वो भी पर्पसफुली। तो यहाँ पर हमारे पास एक पर्पस है, और वो पर्पस क्या है? वो है इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना, अच्छे से इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को डील करना, और यहाँ पर रैशनली सोचना। तो यानी हम जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की सोचेंगे, पर्पस के साथ एक्ट करेंगे, थिंक करेंगे रैशनली, और उसके बाद अपने चैलेंजेस से डील भी करेंगे। इन्होंने वेशलर स्केल्स दिए हैं, वेज और विस्क करके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। और ये सिंगल आईक्यू वैल्यू नहीं देता, बल्कि ये एक ओवरव्यू देता है पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। तो ये रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप रिड्यूस कर दो पर्सन की परफॉर्मेंस को। ये एक बहुत ही ब्रॉड लेवल है जहाँ पर हमें पैटर्न पता लगता है पर्सन के परफॉर्मेंस का। बात कर लेते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन की। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो तरीके के फैक्टर्स बोले। एक थे जी फैक्टर जो कि होते हैं जनरल फैक्टर, एक होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर एस फैक्टर। तो यानी अगर पर्सन एक जनरल कैपेसिटी लगाता है टास्क को समझने के लिए, और ये सारे ही टास्क हैं, तो यानी ये प्राइमरी और कॉमन टू ऑल है, तो बहुत सारी यहाँ पर हम टास्क की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो कैपेसिटी लग रही है, जो फैक्टर लग रहा है, वो केवल जनरल है, यानी वो स्पेसिफिक नहीं है। पर्सन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर आएगा, क्योंकि ये यूनिक है टू पर्टिकुलर टास्क, और ये इंटेलेक्चुअल टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है, ये सिंपली ये कहती है कि एक होता है जनरल फैक्टर, यानी ये प्राइमरी होगा, कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस होगा, पर्सन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फील्ड या डोमेन में एक्सेल नहीं कर रहा, जबकि स्पेसिफिक फैक्टर्स यानी पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा कर रहा है परफॉर्म। ठीक है, तो ये है एक कॉन्ट्रीब्यूशन।
देन लुइस थर्स्टन, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं और ये जो एबिलिटीज होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं। तो सबसे पहली जो एबिलिटी इन्होंने मेंशन की वो थी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पर पर्सन जो है वो मीनिंग को ग्रास्प करता है, मीनिंग को समझता है वर्ड्स की। यहाँ पर सेकेंड जो आती है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यानी पर्सन यहाँ पर मैथमेटिकल या लॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। स्पेशल यानी वो पैटर्न्स को, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी होती है, पैटर्न्स को एकदम से वो समझ लेता है, बना लेता है। परसेप्चुअल स्पीड यानी चीज़ों को परसीव करने की स्पीड अच्छी है, मेनली डिटेलिंग जो है ना वो अच्छे से परसीव हो जाती है। देन मेमोरी, अब यहाँ पर मेमोरी में आप स्टोरेज कर पाते हो, चीज़ों को रख पाते हो। रिट्रीवल, अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पर आपको अपने मेमोरी से मटेरियल को बाहर निकालना है तो वो भी आप अच्छे से कर पाते हो, यानी आपकी जो मेमोरी में रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से रहती है रिटेन्ड ही, और वो निकल भी पाती है इन केस सिचुएशन अराइजेस। वर्ड फ्लुएंसी, अब यहाँ पर आप कितनी फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली यहाँ पर वर्ड्स को बोल रहे हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग, रीजनिंग में हम बोलते हैं कि पर्सन यहाँ पर डिराइव करता है कंक्लूजन्स को, किस चीज़ से, वो डिराइव करता है कंक्लूजन्स को फैक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग के अंडर आता है। देन देखते हैं अगला कंट्रीब्यूशन जो कि है जेपी गुलफोर्ड का। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल होता है, ये भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इसमें 3 तरीके के डायमेंशंस बोले गए, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ये जो है ये 180 सेल्स को बनाते हैं, ये आपने बुक में पढ़ा होगा। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि पर्सन क्या करता है, रिस्पोंडेंट क्या करता है जब उसके सामने इंटेलिजेंस का कोई भी टास्क होता है, टूल होता है, टेस्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है, वो कॉग्निटिव एबिलिटी लगाता है, कॉग्निशन करता है, मेमोरी में रिकॉर्ड करता है, मेमोरी में रिटेन करता है, बहुत सारे आइडियाज़ को प्रोड्यूस करता है। तो मल्टीपल आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना, देन एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रेजेंट करना। तो कन्वर्जेंट में हमारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव नहीं होते बल्कि एक होता है। देन इवैल्यूएशन, कंटेंट्स में कि ये होते हैं कि पर्सन जिस पर ऑपरेशन लगा रहा है उस मटेरियल की नेचर कैसी है, क्या वो विजुअल है यानी वो दिख सकती है, क्या वो ऑडिटरी है, क्या हम उसे सुन सकते हैं, सिंबॉलिक है, लेटर्स वगैरह है, वर्ड्स हैं, सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब वर्ड्स का होना, बिहेवियरल है, कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई पर्सन का बिहेवियर वहाँ पर दिख रहा है, वो चीज़। प्रोडक्ट मतलब जब पर्सन यहाँ पर सोच रहा है या समझ रहा है सिचुएशन को, प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो वो किस तरीके से है, क्या वो यूनिट्स के बेसिस पर है, क्लासेस बना रहा है, रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहा है, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, इम्प्लीकेशंस, किस तरीके से वो चीज़ों को समझ रहा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। तो ये है जेपी गुलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। अब बात कर लेते हैं आर्थर जेनसन की। तो इन्होंने दिया हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने बोला कि 2 तरीके के लेवल्स होते हैं इंटेलिजेंस में। पहला है रोट लर्निंग या फिर हम इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। तो यहाँ पर रोट लर्निंग जो है वो इसका उदाहरण है। ये कैसे है उदाहरण, मतलब जो आप रट कर जाते हो या जो आप इनपुट लेते हो, आप सिमिलर या उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। सो यहाँ पर आउटपुट जो है वो रिजेंबल करता है इनपुट को। सो देर इज़ नो डिफरेंस एज सच, देर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेशन एज सच, जहाँ पर आपने आउटपुट को चेंज किया हो इनपुट के मिलने के बाद। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। एसोसिएटिव लर्निंग में आप सिंपली ये करते हो, इनपुट आया, ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये रिजेंबल करता है, ये उसके जैसा होता है, आउटपुट और इनपुट एक जैसे से ही हो जाते हैं, क्योंकि आप हायर ऑर्डर स्किल्स नहीं यूज़ कर रहे होते यहाँ पर। लेवल 2 में आप हायर ऑर्डर स्किल्स, अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, बहुत सारा दिमाग, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सब कुछ लगा रहे हो, तो आप जो आउटपुट प्रोड्यूस करोगे इट इज़ गोइंग टू बी बेटर एंड इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। तभी यहाँ पर ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को दिखाएगा। आर्थर जेनसन ने हेरिडिटी पर भी बोला कि यहाँ पर हेरिडिटी का रोल होता है इंटेलिजेंस पर, उसके डेवलप होने पर। हेरिडिटी मतलब हमारे जीन्स, तो यानी इंटेलिजेंस के केस में जीन्स का काफ़ी प्रभाव रहता है, लेकिन दिस स्टेटमेंट वॉज हाईली डिबेटेड बिकॉज ही एम्फेसाइज्ड हेविली ऑन हेरिडिटी। बात कर लेते हैं हॉवर्ड गार्डनर की। तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इन्होंने बोला एक तरीके की इंटेलिजेंस नहीं होती, यहाँ पर इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि कई तरीके की इंटेलिजेंस यहाँ पर हमारे पास हैं। तो यहाँ पर पहली इंटेलिजेंस जो है वो है लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड। लोग बहुत अच्छी वोकैबलरी का यूज़ कर पाते हैं, बहुत रिच उनकी वोकैबलरी होती है। जब वो बोलते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन रहता है वो काफ़ी क्लियर रहता है, वो काफ़ी
क्रिएटिव रहता है, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन जो है वो हाई है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पर, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या होता है, यहाँ पर पर्सन एनालिसिस करना जानता है इन्फॉर्मेशन का, वो क्रिटिकली सोच सकता है, वो लॉजिकली सोच सकता है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल होंगे वो मैथमेटिकल एरियाज़ में काफ़ी शाइन करेंगे, साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबकि लिंग्विस्टिक में हमने देखा कि पोएट्स या फिर राइटर्स वो बहुत अच्छा शब्दों के साथ खेलते हैं, है ना, तो वो चीज़ लिंग्विस्टिक को दिखाती है। स्पेशल में हमारा आ जाता है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, फॉर्म करना, तो पायलट्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल इमेजेस अच्छी सी बना लेते हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बॉडीली कैनेस्थेटिक का मतलब होता है कि पर्सन यहाँ पर जो होगा वो अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत ही क्रिएटिवली यहाँ पर यूज़ कर पाएगा। वो डांस जैसे बहुत अच्छे मूव करेगा यहाँ पर, और इसके अलावा वो अगर एथलीट है तो भी वो अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा होगा, तो बॉडी के पार्ट्स का अच्छा यूज़ है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में पर्सन रिदम्स को बना पाता है, समझ पाता है, और यहाँ पर वो वाइब्रेशंस को कैच कर पाता है। मतलब ना यहाँ पर वो म्यूजिक के टूवर्ड्स इंटरेस्ट भी रखता है, और साथ ही उसकी इंटेलिजेंस भी है, तो वो इस फील्ड में अच्छा करेगा। म्यूजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में पर्सन दूसरों को अच्छे से समझ पाता है, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। इंटरपर्सनल है तो एक से ज़्यादा इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। इंट्रापर्सनल इज अबाउट वंस ओन सेल्फ, तो यहाँ पर पर्सन अपने बारे में जानना चाहता है, अपने भीतर झांकता है, देखता है मैं कैसा हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन होंगे वो ऐसे होंगे जैसे स्पिरिचुअलिटी की एरिया में है, या फिर कोई गुरु हो गए, या फिर कोई फिलोसोफर हो गया, तो वो। इंटरपर्सनल के केस में आप देखोगे साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, क्योंकि वो लोगों के साथ अच्छे हैं। इंट्रापर्सनल में पर्सन अपने साथ अच्छा है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो नेचर के साथ पर्सन के संबंध को दिखाती है। तो यहाँ पर अगर पर्सन इंटेलिजेंट है और इस तरीके की इंटेलिजेंस रखता है, तो पर्सन नेचर के साथ घुलना मिलना चाहेगा, ब्यूटी को एक्नॉलेज करेगा, अप्रिशिएट करेगा, जानकारी रखेगा। देन फाइनली एक और आती है एग्जिस्टेंशियल, एंड इट इज़ अबाउट एग्जिस्टेंस, लाइफ का पर्पस क्या है, एग्जिस्ट हम क्यों करते हैं, इस बारे में पर्सन डीपली थिंकिंग करता है। तो यहाँ पर ये जो सारी ही इंटेलिजेंसेस हैं ये हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये चीज़ भी बोली कि हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते ही नहीं हैं, बल्कि उसे मॉडिफाई और शेप भी करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप भी शेप हो रहे होते हो अपने कॉन्टेक्स्ट से, और आप उस कॉन्टेक्स्ट को शेप भी कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके की इंटेलिजेंस का मेंशन मिलता है। सबसे पहली है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आप एनालिसिस करते हो, इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करते हो, क्रिटिकली सोचते हो कि क्या है, कैसे है। 3 तरीके के यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला है नॉलेज एक्विजिशन, जहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सन नॉलेज को एक्वायर करता है। देन मेटा, जहाँ पर वो प्लानिंग करता है क्या करना है, कैसे करना है। एंड फाइनली परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहाँ पर वो एग्जीक्यूशन करता है जो भी उसने सोचा है उसका। एक्सपीरियंशियल में क्या होता है, एक्सपीरियंशियल में क्रिएटिविटी दिखती है। तो यानी यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पर्सन ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करने के बारे में सोचेगा, और वो कर भी लेगा। एंड द वे ही इज गोइंग टू यूज सॉल्यूशन, इट इज गोइंग टू बी नॉवल, इट इज गोइंग टू बी न्यू, ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव है, जुगाड़ू टाइप का बंदा है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसकी हाई है। कॉन्टेक्सचुअल, यानी अब ये वो लोग हैं जो कि डेली डिमांड्स होती है ना इन्वायरमेंट की, उससे बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। ये यहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट में, ये उस इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं ताकि ये अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो रियल वर्ल्ड में अडेप्टेशन एकदम से, सो ये ना स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। तो ये था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगला कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, ये है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये जेपी दास यानी जगन्नाथ प्रसाद दास, चेकनेग्लेरी और किर्बी ने दिया था 1994 में। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं अटेंशन अराउजल, प्लानिंग एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो, प्लानिंग के अंदर आप प्लान बनाते हो, एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हो, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में सोचते हो, प्लान अगर वर्क नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके का भी प्लान आप बनाते हो। अटेंशन में आप क्या करते हो, आप इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हो, डिस्ट्रैक्टर्स को इग्नोर करते हो। अराउजल में आप उस चीज़ की तरफ बढ़ते हो जो कि आप पाना चाहते हो, तो गोल के टूवर्ड्स एक ड्राइव है जो कि आपको धकेलेगी कि आप ना जाओ, जाके गोल को अचीव करो, जाओ उसकी तरफ, अटेंड करो उसे। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल इज रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, तो नहीं वो काम आएगा।
अटेंशन अच्छी तभी दे पाओगे जब अराउजल अच्छा होगा, ठीक है, और अटेंशन नहीं दोगे तो प्लानिंग करोगे किस चीज़ की। तो सबसे पहले आता है अटेंशन, देन आप प्लान बनाते हो, एंड फाइनली वी हैव दिस कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, जिसमें दो तरीके की प्रोसेसिंग आती है। साइमल्टेनियस में हम इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम मीनिंग देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कि हम इन्वायरमेंट से रिसीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का नाम आता है। ये एक टेस्ट है जो कि हमें डिज़ाइन देता है जो कि इनकम्प्लीट होता है, और यहाँ पर हमारे पास 6 तरीके के ऑप्शंस होते हैं और हमें एक चूज़ करना होता है जो कि उस डिज़ाइन को पूरा करे। तो यहाँ पर पर्सन सोचता है कि यार कौन सा इंटीग्रेट होगा इन्फॉर्मेशन जिससे मेरी जो डिज़ाइन है वो मीनिंगफुल बन जाएगी। सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पर रिमेंबरिंग होती है, यानी आप याद रखना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, वो भी सीरियली। तो यहाँ पर सीरियल ऑर्डर 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 सीरियल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ये इसकी एक डिमांड होती है। तो यहाँ पर ये जो चारों प्रोसेसेस हैं ये बहुत मैटर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है इंटेलिजेंस का। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को दिखाता है, और ये 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन की बात भी करता है। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में रोल निभाते हैं। दास एंड नेग्लेरी, ये सेम ही पर्सन है, दास जेपी दास और नेग्लेरी जैक नेग्लेरी। इन्होंने कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम भी बनाया। अब ये जो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम है ये है बैटरी ऑफ टेस्ट। अब ये क्या मेजर करती है, ये इन्हीं प्रोसेसेस को मेजर करती है। ये मेजर करती है प्लानिंग कैसी है पर्सन ने, अटेंशन वो कैसी देता है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कैसी करता है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग कैसी करता है, और ये जो जजमेंट है ना ये कितनी एज के बच्चों के लिए दिया जाएगा, ये 5 से 18 साल तक के लोगों के लिए दिया जाएगा कि उनके पास प्रोसेसेस कैसे हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं। इन केस देर इज एनी प्रॉब्लम और डेफिसिट और लैक, देन वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, लाइक वी कैन फॉर्म इंटरवेंशंस। यहाँ पर हम कोई ना कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं अगर हमें दिख रहा है कि यार इन वाली चीज़ों में ना सफरिंग हो रही है, पर्सन नहीं कर पा रहा, प्लान नहीं कर पा रहा, टेंशन नहीं दे पा रहा, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज आपने इस असेसमेंट के थ्रू ये चीज़ जानी है। तो आपने यहाँ टेस्ट लगाया और उसके बेसिस पर आपको पता लग गया पर्सन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस का। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी बैटरी ऑफ टेस्ट है। सो अब आ जाते हैं पीटर और जॉन मेयर पे। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो हमने जब इंटेलिजेंस को पढ़ा ना, तो हम इंटेलिजेंस को केवल अकेडमिक्स तौर पर नहीं देखते कि अच्छा ठीक है मार्क्स अच्छे लिया और वो इंटेलिजेंस हो गई। इंटेलिजेंस उन चीज़ों को भी इन्वॉल्व करेगी जो कि हमारे डेली बेसिस पर काम आते हैं, जैसे कि इमोशंस। इमोशंस हमें अपने बारे में भी बताते हैं और हमें दूसरों के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे डिफाइन की गई है, ये डिफाइन की गई है एज एन एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन इमोशंस एंड अदर पर्सन्स इमोशंस, डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पर हम लेवल दे सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे इमोशंस हैं क्या क्या, और यूज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को टू गाइड थॉट्स एंड एक्शन। यानी यहाँ पर आप इमोशंस को समझ रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो, उनको जान रहे हो, अपने भी दूसरों के भी, और ताकि आप एक्शंस अच्छे कर सको, आप थॉट प्रोसेसेस को बेटर कर सको। नेक्स्ट आता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जेसी रेवन नाम के पर्सन है और इन्होंने कल्चर फेयर नॉन वर्बल टेस्ट दिया है। ये भी इंटेलिजेंस का ही है और ये मेजर करता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और यहाँ पर ये वाइडली यूज़ होता है स्पेसिफिकली जब ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को जज करता है। तो क्योंकि इसका मेंशन हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के अंडर आपकी बुक में। इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो इंडियन ट्रेडिशन में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रल इंटेलिजेंस। यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंटेलिजेंस को देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धि है इसमें। तो अब ये जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस है तो यहाँ पर 3 तरीके के कंपोनेंट्स आते हैं, यानी पर्सन कॉग्निटिव लेवल पर कैसा है, अफेक्टिव लेवल पर कैसा है और मोटिवेशनल लेवल पर कैसा है। तो यहाँ तीनों ही कंपोनेंट्स कंबाइन होकर हमारा जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस है उसे बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये जेपी दास ने मेंशन किया था। देन उदय शंकर ने क्या किया, CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया। अब ये एक ग्रुप एडमिनिस्टर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि मेजर करता है इंटेलिजेंस को, और यहाँ पर ये एजुकेशनल सेटिंग में वाइडली यूज होता है। एस चलोटा ने क्या दिया, इन्होंने दिया ग्रुप टेस्ट ऑफ जर्नल मेंटल एबिलिटी, और ये वाइडली यूज्ड एक इंडियन टेस्ट है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने में जब हम ग्रुप फॉर्मेट या ग्रुप सेटिंग की बात कर रहे होते हैं। तो प्रयाग मेहता, इन्होंने भी ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया। ये सारे ही लोग जो है ना, ये 4, ये इंडियन साइकोलॉजी यानी बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस की फाउंडेशन क्या रही, ग्रोथ क्या रही, उसे दिखा रहे हैं कि कैसे इंडियंस जो हैं अब वो टेस्ट
को क्रिएट कर रहे हैं ऐसे टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद, अब यहाँ पर क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस में स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से इंडिया में। MC जोशी ने क्या किया, अब इन्होंने दिया एक टेस्ट जो कि था टेस्ट ऑफ जर्नल मेंटल एबिलिटी, और ये हिंदी में दिया गया, तो यानी यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर जो था वो हटाया गया। हिंदी में होने की वजह से अब ये उन लोगों तक भी पहुंच सकता था जो नहीं समझ पाते थे इंग्लिश को। भाटिया ने क्या दिया, भाटिया ये जो नेम है ये बहुत ही फेमस है। लाइक साइकोलॉजी में जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि इंटेलिजेंस की फील्ड में भाटिया का नाम आता है, और ये क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने डेवलप की है पेट्री ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। अब जब भी परफॉर्मेंस टेस्ट का नाम होगा ना, तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर ना कोई नीड नहीं होगी कि पर्सन को एजुकेशन की या फॉर्मल एजुकेशन की कोई ज़रूरत है। यहाँ पर इलिटरेट इंडिविजुअल्स जो हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ भी हम नॉन वर्बल सेट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें उनकी इंटेलिजेंस का पता लगता है। क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट में हम पर्सन से कहते हैं कि आप कोई टास्क करो जिसमें इंटेलिजेंस लग रही हो। तो अब जो नेक्स्ट पर्सन है इन्होंने भी अडेप्टेशन बनाई, और यहाँ पर इन्होंने जो अडेप्टेशन बनाई वो स्टैनफोर्ड बिनेट 3rd एडिशन की थी। और ये अडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप इंडिया के लिए अडेप्ट कर रहे हो। तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट यानी जो बाहर के लिए टेस्ट दिया गया था उसको इंडियन पॉपुलेशन के लिए सुटेबल बनाया इस पर्सन ने। देन प्रभा रामालिंग स्वामी, अब इन्होंने जो है इन्होंने वेशलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल को अडेप्ट किया ताकि इसको यूज़ किया जा सके इंडिया में, इंश्योरिंग कल्चरल रेलेवेंस, यानी कल्चर रेलेवेंट रहे, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पर्सन जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए ही इंटेलिजेंस को मेजर करवाए, तभी उसका स्कोर जो होगा वो अच्छे से आ पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा उसकी ट्रू इंटेलिजेंस को। SM मोहसिन, अब इन्होंने बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया। लुइस टर्मन ने क्या किया, अब इन्होंने रिवाइज किया स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट को, और यहाँ पर इन्होंने एक लैंडमार्क स्टडी भी की जो कि लॉन्गिट्यूडनल थी, और ये स्टडी थी गिफ्टेड चिल्ड्रन पर, यानी जिनका IQ 130 प्लस है। तो इन्होंने गिफ्टेड चिल्ड्रन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। पर्सनैलिटी की हम यहाँ पर थ्योरीज देखें तो यहाँ पर हमारे पास आती है हिपोक्रेटिस, गेलन, हमारे पास चरक संहिता के त्रिदोष, देन वी हैव शेल्डन के सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, और ये सारी ही चीज़ें हमारे पास मेंशन्ड हैं साइकोलॉजी की बुक में। कार्ल यूंग, इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी दी। अब यहाँ पर इन्होंने आर्किटाइप के बारे में बोला। देन अनकॉन्शियस, एक ऐसी अनकॉन्शियस जहाँ पर हम देखते हैं कि ये कलेक्टिव लेवल की है, ये एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पर हमारे बहुत सारे सोर्सेज की नॉलेज है, और ये जो नॉलेज है ये आर्किटाइप की भी है, ठीक है। साथ ही इन्होंने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के बारे में भी बात की, एनालिटिकल साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी। फ्रेडमैन एंड रोजनमैन, अब इन्होंने टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी के बारे में बोला था। टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं कॉम्पिटेटिव, हमेशा हरी में रहते हैं, हार्ट डिसीजेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, हॉस्टाइल हो सकते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। टाइप बी पर्सनालिटी आर इजी गोइंग, रिलैक्स्ड होते हैं। जोहान, अब इन्होंने टाइप डी पर्सनालिटी दिया। टाइप डी पर्सनालिटी होते हैं जिनको ना नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। यहाँ पर ये सोशल इनहिबिशन यानी सोसाइटी से थोड़े कटे कटे रहते हैं, यहाँ पर ये थोड़े से ना अपने आप में रहते हैं, तो यहाँ पर इनके पुअर हेल्थ आउटकम भी देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन के चांसेस भी होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एलपॉट की, तो एलपॉट ने 3 तरीके के ट्रेड्स के बारे में बात की। सबसे पहले थे कार्डिनल ट्रेड्स। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं ये पर्सन की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट होते हैं, लाइक पर्सन की लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस है ना, उसी के लिए वो जाने जाते हैं, बहुत ही डोमिनेंट था वो उनके केस में। देन सेंट्रल ट्रेड्स जो होंगे, यहाँ पर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, ये उतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ी सी जनरलाइज्ड हो सकती है, ठीक है। सो पर्सन अगर ऑनेस्ट है तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेकेंडरी ट्रेड्स जो होते हैं ये सिचुएशनल होते हैं, लाइक यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये ना प्रेफरेंसेस होती हैं, पर्सन आज कुछ लाइक करता है, कल कुछ और लाइक करता है, तो यहाँ पर ये लाइकिंग को दिखाते हैं, प्रेफरेंसेस को दिखाते हैं, तो ये होते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स। बात कर लेते हैं रेमंड की। अब इन्होंने बोला कि 2 तरीके के ट्रेड्स होंगे, सरफेस होंगे और सोर्स होंगे। सोर्स तो जो होंगे वो डीप होंगे, डोमिनेंट होंगे, ये होंगे स्टेबल, ये बनाएंगे कोर ऑफ पर्सनैलिटी, जबकि सरफेस ट्रेड्स जो होंगे वो थोड़े सुपरफिशियल लेवल के होंगे, वो पैटर्न्स होंगे जो कि चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो यहाँ पर सरफेस ट्रेड्स जो होंगे वो तब बनेंगे जब वो इंटरेक्ट करेंगे सोर्स ट्रेड्स से। तो यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया 16 पर्सनालिटी फैक्टर, इसे 16 PF भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये हमारे असेसमेंट वगैरह में। एंड इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया था जिसे हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस, और उसी के थ्रू ये इन ट्रेड्स तक पहुँचे थे जो कि इन्होंने 16 PF में मेंशन किए हैं।
आइजेंक, अब इन्होंने पेन मॉडल ऑफ पर्सनालिटी दिया है जिसमें इन्होंने 3 डायमेंशंस बताए हैं। सबसे पहला था हमारे पास एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, देन साइकोटिसिज्म एंड यहाँ पर हमारे पास सोशियबिलिटी, देन हमारे पास यहाँ पर न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये है इमोशनल लेवल पर पर्सन कैसा है, क्या वो स्टेबल है, क्या वो एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है, हॉस्टाइल है, किस तरीके से वो इमोशन के एरिया में डील करता है। देन एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, इट इज़ अबाउट हाउ यू इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, लाइक आप बाहर जाना पसंद करते हो नहीं करते, लोगों से बात करना पसंद करते हो नहीं करते, अपने में रहना पसंद करते हो। तो इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। साइकोटिसिज्म एंड यहाँ पर सोशियबिलिटी, इट इज़ अबाउट कॉपरेशन एंड बेसिकली साइकोटिसिज्म इज अबाउट एंटी सोशल काइंड ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर पर्सन जो है ना वो दूसरों के लिए रिगार्ड नहीं रखता, डिसरिगार्ड कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ना अजीब सा माहौल है, एंटी टाइप का माहौल है यहाँ पर। आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर EPQ इन्होंने दिया था। कॉस्ट एंड मैक्रे, ओशियन, यहाँ पर बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या थे यहाँ पर। ट्रेड्स, ओपननेस यानी पर्सन एक्सपीरियंस को लेकर ओपन है, वो खुलता है, वो खुलता मिलता है, वो चाहता है एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना। कंसेंशियसनेस, यहाँ पर पर्सन डिटेल्स को ज़्यादा फोकस में रखता है। एक्स्ट्रावर्जन, क्या वो सोशली आउटगोइंग है, बाहर जाना पसंद करता है, लोगों को पसंद करता है, बातें करना पसंद करता है। एग्रीएबलनेस, कॉपरेशन या फिर लोगों के साथ उसका किस तरीके का संपर्क रहता है, स्पेशली जब वो हेल्प करता है, शेयरिंग करता है। देन न्यूरोटिसिज्म, यहाँ पर हमारा इमोशंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्सन जो है वो एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकता है या वो थोड़ा सा ना मूडी टाइप का रह सकता है। तो न्यूरोटिसिज्म। बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड की। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइको एनालिसिस तो दिया ही, साथ ही इन्होंने पर्सनालिटी में ये भी बोला कि हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से एक तो इन्फ्लुएंस होती है, और साथ ही हमारे अनकॉन्शियस मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में है ही नहीं, उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। हम जो बिहेवियर करते हैं वो अनकॉन्शियस मटेरियल से ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता हुआ आता है, और ऐसे मटेरियल को हम एकदम से कॉन्शियसली या किसी दूसरे तरीके से जान भी नहीं सकते, किसी ऑब्जेक्टिव तरीके से। हमें ड्रीम्स का सहारा लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फ्री एसोसिएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग्स को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर ऐसा मटेरियल है जो हमें गाइड तो कर रहा है, ड्राइव भी कर रहा है हमारे बिहेवियर को, लेकिन हमारी अवेयरनेस से वो बाहर है। इड ईगो और सुपर ईगो की बात भी इन्होंने की। ये हैं हमारे कंपोनेंट्स पर्सनालिटी के। सुपर ईगो यानी मॉरल ब्रांच है, यानी ये ऐसी है कि ये नहीं करना, और जो ईगो है वो है एक मीडिएटर बीच का, ये रैशनल है, ये डिसीजन मेकिंग करता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल बेस्ड होता है। जबकि इट जो है यहाँ पर ये है बच्चा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ग्रेटिफिकेशन यानी फुलफिलमेंट चाहेगा अपनी डिज़ायर की, एकदम से कर दो, और ये जो डिज़ायर्स होंगी शायद ये मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी ना हो, तो इट को ना केवल चाहिए। तो ये है प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड। ईगो है रियलिटी पे बेस्ड कि नहीं अभी नहीं मिल सकता, ऐसे कैसे मांग रहे हो। सुपर ईगो है मॉरालिटी पे बेस्ड कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही है। तो यहाँ पर सुपर ईगो और इट ये मिलकर काम नहीं करते, इट और सुपर ईगो लड़ते रहते हैं, ईगो यहाँ पर बैलेंस बनाती रहती है, और यहाँ पर इस कलेश की वजह से, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से एंजाइटी उत्पन्न होती है, जिसको हम रिजॉल्व करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो एंजाइटी को रिड्यूस तो करती हैं, लेकिन कई बार जब इनका ओवर यूज हो जाए तो वो घातक भी हो सकता है। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन में हमारी जो मेंटल प्रोसेसिंग होती है वो ऐसे होती है कि यहाँ पर आपका दिमाग ना मेमोरी को अपने आप अनकॉन्शियस में धकेल देगा। क्यों? क्योंकि वो जो मेमोरी है वो आपको पीड़ा दे सकती है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो ट्रॉमा से रिलेटेड है, या वो ऐसी है जिसको आप एक्नॉलेज कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हो तो वो एंजाइटी प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है, तो एंजाइटी से ही तो बचाना है, उसी का तो डिफेंस है। तो यहाँ पर पुशिंग हो रही है अनएक्सेप्टेबल थॉट्स की या मेमोरीज की आउट ऑफ अवेयरनेस। देन डिनायल, यहाँ पर पर्सन एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है रियलिटी को। प्रोजेक्शन में पर्सन अपने ट्रेड्स को दूसरों में देखता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसा है, खुद को ब्लेम नहीं करता, दूसरों को करता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में उल्टा अपोजिट बिहेवियर है, तो यानी पर्सन जैसा फील कर रहा है वैसा नहीं दिखा रहा, किसी से हेट कर रहा है तो लविंग बिहेवियर दिखा रहा है। रिग्रेशन, अब यहाँ पर पर्सन जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाता है, बेसिकली उसको अपवर्ड जाना होता है, लाइक एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर, तीसरे स्टेज पर, चौथे स्टेज पर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है इन केस ऑफ स्ट्रेस, पर्सन ना अपनी पुरानी अर्लियर स्टेजेस जो कि थोड़ी सी इमेच्योर लेवल की थी ना, थोड़े पीछे थी,
उनमें चला जाता है, रिटर्न कर लेता है अर्लियर बिहेवियर्स पर। तो यानी जैसे थम सकिंग हो गया, अब थम सकिंग जो है वो एक चाइल्डिश बिहेवियर है, राइट। पर अगर कोई एडल्ट ऐसा कर रहा है तो यानी वो अपने पास्ट में जा रहा है, अर्लियर स्टेजेस में जा रहा है। सब्लिमेशन में क्या होता है, यहाँ पर पर्सन चैनल कर देता है अपने अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यानी एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ को आप एक्टिविटी ऐसी करके दिखा रहे हो जो कि एक्सेप्टेबल एक्टिविटी है। रैशनलाइजेशन में एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि अच्छा ठीक है ये आपने क्यों किया, तो आप एक्सक्यूजेस बना दोगे, और ये जो एक्सक्यूजेस होंगे ना, ये जस्टिफाई कर रहे होंगे आपकी उस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जो आपने किया है बिकॉज ऑफ दैट अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या इम्पल्स। एल्फ्रेड एडलर ने क्या दिया, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट, साथ ही इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी दिया। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने बोला कि पर्सन जो है वो स्ट्राइव करता है सुपीरियोरिटी के लिए और वो चाहता है इन्फीरियोरिटी से दूर भागना, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो ग्रसित है इस इन्फीरियोरिटी से। लाइक मैं किसी से कम हूँ, मैं अपने आप को कंपेयर करता हुआ पाता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल साइकोलॉजी की फील्ड आती है जो कि एडलर की दी हुई है। नेक्स्ट आता है कैरन हॉर्नाय। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि फ्रॉइड ने ना ज़्यादा ही फोकस किया है सेक्सुअलिटी पे, और उन्होंने जो कुछ टर्म्स बोले हैं ना उनसे मैं एग्री नहीं करती हूँ। और इनका मानना था कि पर्सन जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट से, उन प्रेशर्स से जो कि सोसाइटी के थ्रू आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है केवल बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोशल लेवल का जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है, इंटरपर्सनल लेवल का इन्फ्लुएंस है पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट बेसिक एंजाइटी का, न्यूरोटिक नीड्स का, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में कल्चरल इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने रखा। साथ ही इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया फ्रॉइड को बिकॉज उनका ओवर इम्फेसिस था बायोलॉजिकल और सेक्सुअल ड्राइव्स पर। उन्होंने बोला था कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत मेजर होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि फ्रॉइड की थ्योरीज में ना निगलेक्ट किया गया है सोशल कल्चरल फैक्टर्स को, स्पेशली जब चाइल्डहुड रिलेशनशिप्स को बताया गया है। और इन्होंने एक और चीज़ बोली जो कि थी वुमेन में पीनस एनवी, जिसको इन्होंने बोला कि फ्रॉइड ने ये बोला है कि पीनस एनवी होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। सो दिस वाज हाईली डिबेटेबल थिंग, वेरी डिबेटेबल, कि ऐसे तो मेंस में भी हो सकती है वुमेन को लेकर इन्फीरियोरिटी, लाइक वूम एनवी हो सकती है ना, तो वो चीज़ बोली। देन आते हैं एरिक की तरफ। अब इन्होंने सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पर्सनालिटी की बात की, यहाँ पर इन्होंने जस्टिस की बात की, लव और फ्रीडम की बात की। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक हेल्थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होगी जब पर्सन जो है वो सोशल ओरिएंटेशंस को ध्यान में रखेगा, जस्टिस फ्रीडम लव इन चीज़ों को इंक्लूड करेगा। एरिक एरिक्सन, अब इन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट, यानी हमारी जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होती है और ये लाइफ स्पान तक चलती है। लाइक पर्सन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। सबसे पहली स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट सीखता है कि मुझे अपने केयर गिवर पर कितना विश्वास है। देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। देन इनिशिएटिव लेना सीखता है, अगर नहीं ले पाता तो गिल्ट महसूस करता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यहाँ पर भी पर्सन अगर अच्छे से काम कर पा रहा है, ये स्कूल एज वाला बच्चा है, तो यहाँ पर इन्फीरियोरिटी भी भरी जा सकती है। देन एडोलेसेंस में आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, क्या मैं अभी पूरा बड़ा हूँ या फिर मैं अभी छोटा ही हूँ, क्योंकि लोग तो मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं अभी बड़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं कई मामलों में छोटा हूँ। तो यहाँ पर ना आइडेंटिटी को लेकर और रोल को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं। यंग एडल्टहुड में क्या होता है, इंटीमेसी ढूंढता है पर्सन, अगर नहीं ढूंढ पाता तो आइसोलेशन भी हो सकता है। मिडल एडल्टहुड में जनरेटिविटी, यहाँ पर घर बसाना वगैरह आप करते हो है ना, एडल्टहुड में आप जिम्मेदारियाँ निभाते हो, अगर नहीं कर पाते हो तो स्टेगनेशन, एक स्टकनेस फील होती है। लेट एडल्टहुड में हमारे पास देखने को मिलता है कि कैसे इंटेग्रिटी और डिस्पेयर, तो यहाँ पर पर्सन जब अपनी लाइफ को देखता है तो ही कैन इधर फील इंटेग्रिटी की मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया है, और ही कैन ऑल्सो फील डिस्पेयर कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, सपने अधूरे रह गए वाली स्टेट। ठीक है, तो एट ईच स्टेट पर्सन जो होगा एक कन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करेगा और उसका सक्सेसफुल रिजोल्यूशन यानी उस कन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर पर्सन एक हेल्दी पर्सनालिटी की ग्रोथ चाहता है तो इन्होंने स्ट्रेस किया था आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर, स्पेशली एडोलेसेंस में। तो एडोलेसेंस के ऊपर जब इन्होंने बोला तो इन्होंने बोला कि पर्सन जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सपीरियंस करता है और ऐसे में आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है उसका पूरा
ध्यान यहाँ पर रहता है। अब्राहम मैस्लो इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दी थी, तो यहाँ पर ये जो हायरार्की है ये शुरू होती है बेसिक नीड्स से, तो ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक फूड और वाटर तो सबको ही चाहिए। देन सेफ्टी नीड्स, ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करती है। लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, एफिलिएशंस की बात करती है। देन एस्टीम नीड्स, यहाँ पर रिस्पेक्ट, अचीवमेंट्स की बात होती है। एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर ग्रोथ की बात होती है कि पर्सन अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्वायर करना चाहेगा, रियलाइज करना चाहेगा। और यहाँ पर एल जो है वो नहीं लिखा हुआ, सॉरी, इट्स ओके, बट यहाँ पर आप इसको पोटेंशियल पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हाईएस्ट पोटेंशियल जो कि पर्सन एक्वायर करना चाहता है और करता भी है इन केस वो अपवर्ड जा रहा है ग्रोथ की तरफ, सारी नीचे के पिरामिड में लेवल्स को पार करने के बाद। बात कर लेते हैं कार्ल रॉजर्स की। तो इन्होंने जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो ये रहा है कि इन्होंने रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ की बात भी की है। रियल सेल्फ यानी जो पर्सन का एक्चुअल में है, आइडल सेल्फ ये वो वाली इमेज है जो पर्सन बनना चाहता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिलेगा उतना ज़्यादा पर्सन अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड होगा। तो हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम इस दोनों ही चीज़ को इंटीग्रेट कर दें, मतलब आपका रियल सेल्फ आपके आइडल सेल्फ से बहुत दूर ना हो, आप अपने रियल सेल्फ को आइडल सेल्फ जैसा ही पाओ। क्यों? क्योंकि आप अचीव कर पा रहे हो जो भी आप बनना चाहते हो, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में भी इनका जो है वो रोल देखने को मिलता है, जहाँ पर इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी को ज़्यादा ही इम्फेसाइज किया है कि पर्सन अगर ये पाता है तो वो जल्दी ही ठीक होने के चांसेस महसूस कर सकता है। पैवलॉव इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग यानी डॉग वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद आना चाहिए यहाँ पर कि कैसे एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स यानी सलाइवेशन ये भी कंडीशनड किया जा सकता है, ये भी लर्न करवाया जा सकता है, स्पेसिफिकली जब हम इसको एसोसिएट कर दें एक न्यू स्टिमुलस यानी बेल के साथ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एसोसिएशन को दिखाती है, हम दो चीज़ों को एसोसिएट करके यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं पर्सन के बिहेवियर में। स्किनर की बात करें तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, यहाँ पर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर यहाँ पर लर्निंग होते हुए देखते हो कि अगर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो आप चाहोगे कि वो लर्निंग दोबारा से वो बिहेवियर पैटर्न दोबारा रिपीट किया जाए और उसके लिए आप उस पैटर्न को रीइंफोर्स करते हो। साथ ही अगर आप नहीं चाहते कि कोई अनवांटेड बिहेवियर हो तो आप उसे पनिश करते हो। और यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के वो अप्लाई भी होती हैं जब हम टोकन इकोनॉमी में किसी बिहेवियर को होते हुए देखते हैं और ये ऐसा बिहेवियर है जो कि वांटेड है, जो कि डिज़ायरेबल है, जिसको आप होते हुए देखना चाहते हो, तो टोकन आप वहाँ पर उस बिहेवियर पैटर्न के होने पर प्रोवाइड करते हो जो कि लेटर रिवॉर्ड के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। एल्बर्ट बेंड्यूरा की बात करें तो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बोला है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आप रोल मॉडल से सीखते हो, उसके बिहेवियर को देखते हो, सेलेक्ट करते हो, देन उसको अपने बिहेवियर में लाते हो, तो कॉपी करते हो दूसरे का बिहेवियर। सेल्फ एफिकेसी की बात भी इन्होंने की है, जहाँ पर पर्सन को अपने क्षमताओं पर, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास होता है, उसको एक ये चीज़ पता होती है दैट आई कैन अचीव दिस पर्टिकुलर टास्क बिकॉज आई हैव दैट एबिलिटी टू अचीव। तो यहाँ पर पर्सन के अंदर ना एक विश्वास है अपने को लेकर। दोनों ही बातें एल्बर्ट बेंड्यूरा ने की हैं। बात करें पर्सनालिटी असेसमेंट की तो हैथवे और मैकिनली ने जो बनाया है MMPI, जिसे हम कहते हैं मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये एक वाइडली यूज किया जाने वाला ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है और इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल सेटअप में साइकोपैथोलॉजी, बेसिकली अबनॉर्मल बिहेवियर के केस में डायग्नोसिस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मलिक और जोशी ने इन्होंने जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री JMPI बनाई है, जो कि इंडियन अडेप्टेशन है MMPI की। अब यहाँ पर ये इंडियन अडेप्टेशन है यानी लोकल यूज़ के लिए, यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ के लिए इसको बनाया गया है। बात कर लेते हैं हरमन रौशा की। तो यहाँ पर इन्होंने इनप्लॉट टेस्ट दिया है जो कि है एक प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनालिटी का। प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर वेक स्टिमुलस होता है जिसका कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता। अब यहाँ पर ये क्योंकि इंक ब्लॉट टेस्ट है तो आप इसे इमेजिन करो एक पेपर जिसके ऊपर इंक ब्लॉट बनाए गए हैं स्याही को गिराकर, और वहाँ पर आप उस इंक ब्लॉट को देखकर इंटरप्रेट करोगे और आप अपना रिस्पॉन्स दोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि आप जो भी मीनिंग उसको दे रहे हो वो आपके अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को बाहर दिखा रहा है। लाइक एज सच दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक मीनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट आप जब उसको इंटरप्रेट कर रहे हो ना तो यू आर सीइंग समथिंग देयर, और ये चीज़ आपके अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को ही वहाँ पर ट्रांसलेट कर रही है। तो ये है इंक ब्लॉट टेस्ट जो कि पर्सनालिटी में प्रोजेक्टिव टेस्ट की तरह यूज़ होता है।
असेसमेंट के लिए। मॉर्गन एंड मरी इन्होंने क्या दिया, थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट। अब यहाँ पर ये TAT जो है ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर पर्सन को कार्ड्स दिखाए जाते हैं, उस कार्ड पर जो तस्वीरें बनी हैं वो भी एम्बिगुअस हैं, वेग हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी स्टोरी आप बना सकते हो, बता सकते हो कि कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो पहले क्या कर रहे थे, वो आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर ना आप जब स्टोरी मेक करोगे तो वो आपके पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिखाएगी, अनकॉन्शियस को ही दिखाएगी क्योंकि प्रोजेक्टिव है। तो ऐसे फोर्सेस को वहाँ पर वो लेकर आएगी जो कि एकदम से ऑब्जेक्टिवली नहीं आप दिखा पाते, ठीक है। सो अब आता है प्रिचर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। अब इस टेस्ट को डिज़ाइन करने के पीछे इस पर्सन का जो एम था वो ये था कि हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन कैसे फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में एक्ट करता है, रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट दिया जाएगा उसमें ऐसी सिचुएशन दिखाई जाएगी जहाँ पर 2 पर्सन है और एक जो है वो दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है और दूसरे का रिस्पॉन्स पूछा जाएगा कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब पर्सन बताएगा ना कि ये तो ऐसे करेगा, तो वो उसका नहीं बता रहा होगा, वो अपना बता रहा होगा कि इन केस ऑफ दैट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आई विल बिहेव इन दैट वे, लाइक इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन यानी जब ब्लॉकेज हो रही है, गोल तक पर्सन नहीं पहुंच पा रहा है, तो पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस चीज़ को जाना जाता है। उसके पर्सनैलिटी के असेसमेंट के लिए ही ये यूज़ होता है। देन हेंस सेली, अब इनका जो मॉडल है ये है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसको हम 3 तरीके की स्टेजेस के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले आती है अलार्म रिएक्शन, देन आती है रेजिस्टेंस एंड देन आती है एग्जॉस्शन। जब स्ट्रेस आता है तो ट्रिगर होता है, तो यहाँ पर हमारा अलार्म रिएक्शन यानी हमारा ये जो पहली स्टेज है इसमें हम बहुत एक्टिव होंगे, फाइट और फ्लाइट, हम यहाँ पर स्ट्रेस से डील कर रहे होंगे, बहुत ही एक्टिव ये प्रोसेस रहेगा। धीरे धीरे आप अडेप्ट करोगे, लाइक अब आपके रिसोर्सेज थोड़े हल्के हल्के थक रहे हैं लेकिन अभी भी वो लड़ रहे हैं कि क्या करें यार, स्ट्रेस नहीं जा रहा। अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब बॉडी जवाब देगी। तो यहाँ पर मेंटल और फिजिकल लेवल के एग्जॉस्शन को आप फील करते हो और ये तीनों ही स्टेजेस मिलकर बनाते हैं गैस मॉडल को, जो कि है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। रिचर्ड लजारस और सूजन फॉकमैन इन्होंने क्या दिया है, एक ट्रांजैक्शनल मॉडल दिया है स्ट्रेस और कोपिंग का। अब इन्होंने क्या बोला कि स्ट्रेस जो है ना ये हमारे एक प्रोसेस के रूप में इसको देखो कि कैसे ये एक प्रोसेस है कि यहाँ पर पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है किसी सिचुएशन के साथ। हाँ, तो सिचुएशन है और तभी पर्सन उसको स्ट्रेसफुल परसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, राइट। तो स्ट्रेस हमेशा बस इवेंट से नहीं आ रहा बल्कि पर्सन और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से आ रहा है, लाइक पर्सन इज मेकिंग सेंस ऑफ दैट इन्वायरमेंट, सो देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दैट पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर 2 तरीके के अप्रेजल हो रहे हैं, 2 तरीके के मीनिंग दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है प्राइमरी अप्रेजल। यहाँ पर पर्सन सोच रहा है कि यार ये जो सिचुएशन है ये स्ट्रेसफुल है भी या नहीं, ये चैलेंजिंग है या नहीं, ये थ्रेटफुल है या नहीं। सेकेंडरी अप्रेजल में पर्सन सोच रहा है कि सिचुएशन को मारो गोली, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, लाइक मैं इसे मैनेज कर लूँगा। तो पहले में आपने सिचुएशन को देखा, दूसरे में आपने अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को देखा। तो प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल ये जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है रिचर्ड लजारस एंड सूजन फॉकमैन ने। डिस्कस कर लेते हैं। अगला कंट्रीब्यूशन ये है सुजैन कोबासा का। अब यहाँ पर इन्होंने हार्डीनेस की बात की। स्ट्रेस जब भी आता है तो हमारा ये रहता है कि यार हम इसे डील कर लेते हैं, और अगर पर्सन डील कर लेता है तो वो रेजिलियंस को भी दिखाता है, वो एबिलिटी टू बाउंस बैक रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो हार्डीनेस को दिखाएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो कमिटमेंट दिखाएगा, वो कंट्रोल वहाँ पर स्टैब्लिश करेगा, उसे लगेगा कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, वो चैलेंज की तरह सिचुएशन को देखेगा, ठीक है, कि अच्छा नया चैलेंज आ गया, चलो इसको करता हूँ, चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें हैं उससे तो मैं कर ही सकता हूँ। एंड फाइनली दे हैव दिस कमिटमेंट कि अच्छा इसे तो करना ही है। दीज 3 थिंग्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन अगेंस्ट स्ट्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर हार्डीनेस का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि कैसे पर्सन जो है वो रेजिलियंस दिखा रहा है, वो स्ट्रेस से अच्छे से कोप कर पा रहा है, डील कर पा रहा है, बिकॉज दे हैव दिस पर्सनैलिटी ट्रेट जिसे हम कहते हैं हार्डीनेस। फिर जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं उसमें एक है इस पर्सन का जिन्होंने बोला कि जब स्ट्रेसर की बात हम करते हैं यानी वो चीज़ें जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं तो उसमें डेली हैसल्स आते हैं और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये इम्पैक्ट करते हैं पर्सन की वेलबींग को, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो है वो थोड़ा सा सफ़र कर रहा है बिकॉज ये जो है ये डेली की चीज़ें हैं और ये जो है वो परेशान करने वाली चीज़ें हैं। होम्स ने ये सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल दिया है जिसमें लाइफ इवेंट्स को रैंक किया जाता है कैसे कि कितना स्ट्रेस वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पर। एडमंड जैकब्सन, अब इन्होंने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR टेक्निक दी है जिसमें हम हमारी जो मसल्स होती हैं उसको
टेंस करते हैं और उसके बाद उसको रिलैक्स करते हैं। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर जहाँ पर आप टेंस करोगे, फिर रिलैक्स कर दोगे, फिर टेंस करोगे, फिर रिलैक्स कर दोगे, एंड दिस इज प्रोग्रेसिव। लाइक ये पूरी बॉडी का भी हो सकता है और ये मसल्स को रिलैक्स करता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। सो बात कर लेते हैं स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग की। तो यहाँ पर ये जो SIT है ना, ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो मेथड है, ये हमें प्रिपेयर करता है और इसके साथ नाम जुड़ा है डोनाल्ड मैकेनबॉम का। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये एक कॉग्निटिव बिहेवियरल मेथड है, क्योंकि तो यहाँ पर पर्सन स्ट्रेस से बचना सीख रहा है, कोप करना सीख रहा है अच्छे तरीके से। कैसे? उसकी रेजिलियंस को आप बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि आप उसे इनोक्यूलेट कर रहे हो, मतलब छोटे छोटे स्ट्रेस को देकर आप उसकी प्रैक्टिस करा रहे हो कि अगर फ्यूचर में ये स्ट्रेस आता है तो आपको प्रैक्टिस की वजह से हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब आप जानते होगे कि स्ट्रेस से डील करते कैसे हैं। तो इनोक्यूलेशन है ये, और ये ट्रेनिंग है स्ट्रेस से बचने की। तो जैसे जैसे पर्सन प्रैक्टिस करता है वैसे वैसे उसकी रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक, ये चीज़ ना बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। सो ही इज़ एबल टू कोप विद फ्यूचर स्ट्रेस ईजिली। विक्टर फ्रैंकल, बहुत फेमस पर्सन, अब इन्होंने लोगोथेरेपी दी है। एक एक्सिस्टेंशियल अप्रोच है जिसमें पर्सन जो है वो मीनिंग ढूंढता है अपनी लाइफ का, क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या करने आया हूँ। देन ये जो मीनिंग है ये पर्सन को मोटिवेट करता है, क्योंकि अगर लाइफ का मीनिंग कुछ भी नहीं है तो पर्सन डीमोटिवेटेड सा फील करेगा, लॉस फील करेगा, कनेक्शन नहीं उसका फील हो पाएगा लोगों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, यूनिवर्स के साथ। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में पर्सन जो है वो मीनिंग को जानना चाहेगा, उसी चीज़ को एक्सप्लोर करेगा। जोसेफ वुल्फ, अब इन्होंने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये है एक बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक जहाँ पर हम यूज़ इसका करते हैं फोबियाज़ के केस में। तो अगर हमें फोबिया है यानी किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इरेशनल डर, किसी स्टिमुलस का, तो उस चीज़ से टैकल करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम की बिहेवियरल टेक्निक लगाई जा सकती है, जिसमें पर्सन को रिलैक्स करना सिखाया जाता है। अब जब वो रिलैक्स करना सीख रहा है तो साथ ही साथ उसका धीरे 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 ग्रेजुअल एक्सपोजर किया जाएगा उस स्टिमुलस के साथ जिससे वो डरता है। तो यानी अगर मैं छिपकली से डरती हूँ तो छिपकली की इमेज को मेरे को दिखाया जाएगा, लेकिन जब इमेज को दिखाया जा रहा है तो मैं रिलैक्स भी हूँ, क्योंकि साइड बाय साइड मुझे रिलैक्सेशन भी बोला जा रहा है करने को। तो आई एम रिलैक्स एंड आई एम इमेजिनिंग कि वॉल पर एक छिपकली है, या आई एम वॉचिंग एक इमेज जिसमें छिपकली बनी हुई है। सो दिस इज एक्सपोजर, बट दिस इज ग्रेजुअल, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा पीक पे जहाँ पर पर्सन एक्चुअली उस लिजार्ड को बहुत पास से देख रहा होगा, या फिर बहुत ही पास उसके वो होगी, और वो वाला एक्सपोजर भी वो सहन कर लेगा, बिकॉज ही इज़ नाउ रिलैक्स्ड। उसने लर्न कर रखी है रिलैक्सेशन को। और ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि एनजाइटी और रिलैक्सेशन एक जगह नहीं रह सकते, ये है क्या? ये है रेसिप्रोकल इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट, कि दो अपोजिंग फोर्सेस एक साथ एक टाइम पर नहीं रह सकते। रिलैक्सेशन अच्छी होगी तो एनजाइटी रिड्यूस हो जाएगी या फियर रिड्यूस हो जाएगा, फियर होगा तो रिलैक्सेशन उतनी नहीं हो पाएगी। तो दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, ये बोलता है। एरोन बैक ने क्या दिया? कॉग्निटिव थेरेपी दी। इन्होंने मेनली डिप्रेशन पे काफ़ी काम किया है, और साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि पर्सन जो है ना वो डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स रखता है, और उसी की वजह से पर्सन को साइकोपैथोलॉजी एक्सपीरियंस हो सकती है, क्योंकि थॉट पैटर्न्स, जैसा आप सोचते हो, वो सोचने का तरीका कैसा है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो डिस्टॉर्शन से भरा हुआ है, लाइक ऑल और नथिंग थिंकिंग करते हो, ये हो गया या ये हो गया, बीच का मैं कुछ नहीं सोचूंगा, लाइक ब्लैक और वाइट थिंकिंग काइंड ऑफ। देन हर चीज़ को व्हाट इफ बना देते हो कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो, लाइक एग्जैजरेट करते हो। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं ना, ये एरर्स आइडेंटिफाई करना, इनको मॉडिफाई करना हो जाता है गोल थेरेपी का, कॉग्निटिव थेरेपी का, जो कि एरन बैक ने बोली है। और इसमें हम आइडेंटिफाई भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे, ताकि हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से राहत मिल सके। एल्बर्ट एलिस ने, अब ये जो है ये अनदर पर्सन है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में रहा है। इसमें हम बात करते हैं ABC मॉडल की। सबसे पहले होता है एंटीसीडेंट फैक्टर, देन होते हैं बिलीव्स, देन होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। तो इनका जो फोकस था वो ये था कि आप ना एंटीसीडेंट को देखो कि वो तो है ट्रिगर, बिलीव्स पर फोकस करो, क्योंकि बिलीव्स अगर इरेशनल है ना, वो ठीक नहीं है, उसमें मस्ट है, शुड है, ये तो होना ही चाहिए, दिस शुड हैपन, या फिर आई शुड बी लव्ड बाय एवरीवन। अब यू शुड बी लव्ड बाय एवरीवन, व्हाट काइंड ऑफ थॉट इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ इज दैट? देयर विल बी पीपल जो कि आपको नहीं पसंद करेंगे, आपसे नहीं प्यार करेंगे। तो आपको उस इरेशनल बिलीफ को बदलना है, ताकि कॉन्सिक्वेंसेज, तो ABC में C जो है वो कॉन्सिक्वेंस है ना, तो आपको कॉन्सिक्वेंस को चेंज करने के लिए बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। आपका ट्रिगर तो हो गया, एंटीसीडेंट हमारा इवेंट रहेगा, लेकिन बिलीव्स वहाँ पर गाइड करेंगे आपके कॉन्सिक्वेंस को, वो ही ड्राइव करेंगे।
वही लेकर आएंगे कॉन्सिक्वेंस को। तो अच्छे बिलीव्स होंगे, रैशनल होंगे, तो वो डिस्ट्रेस नहीं लेकर आएंगे, बल्कि हमें ये सीखना चाहिए कि हम उस बिलीव को जो कि रैशनल है वो चैलेंज हम कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी में हम इसी चीज़ को सीखते हैं कि हम यहाँ पर इरेशनल बिलीव्स को चैलेंज करके कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिट्स पर्ल्स ने क्या किया, गेस्टॉल्ट थेरेपी दी। यहाँ पर इन्होंने अवेयरनेस को एम्फेसाइज किया, हेयर एंड नाउ, एट प्रेजेंट, दिस मोमेंट। इस एक्सपीरियंस को आप नोटिस करो, हेयर एंड नाउ में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। हमारे जो पर्सनालिटी के सेगमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं, और ये जो फ्रेगमेंटेड चीज़ें हैं ना, जो फ्रेगमेंट्स में है, इसको इंटीग्रेट करो, ऑर्गेनाइज करो, ताकि आप एक होल पर्सन जैसा एक्सपीरियंस करो। लाइक यू आर फुली अवेयर, यू आर फुली सेल्फ अवेयर। इंटीग्रेशन हो चुका है क्योंकि पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स का होलनेस की फीलिंग है। फ्रिट्स हेदर, इन्होंने बैलेंस थ्योरी दी कि कैसे POX ट्रायंगल में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। आपका जो एम रहता है वो ये रहता है कि कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी वहाँ पर रहे एटीट्यूड्स में और रिलेशनशिप्स में। जब हम थॉट्स की या बिलीव्स की बात करते हैं तो लियोन फेस्टिंजर का नाम आता है तो हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी याद आती है। यहाँ पर हम एटीट्यूड्स को देखते हैं, हम बिलीव्स को देखते हैं, और ये देखते हैं कि उनके अंदर इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना कि दो बिलीव्स हैं, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी से हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होगा, अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो डिस्कम्फर्ट फील करवाएगा, क्योंकि वो चेंज मांगेगा। लाइक यू विल से कि मैं पान मसाला या फिर जुबा केसरी नहीं चाहता, लेकिन रोज मेरी जुबा केसरी हो जाती है, लाइक हो ही जाती है, बिहेवियर में आ ही रहा है वो। तो यहाँ पर आप जब नहीं चाहते तो वो आप काम कर क्यों रहे हो? तो देर इज़ अ डिस्कम्फर्ट। तो आप क्या करोगे, या तो आप एटीट्यूड को चेंज कर दो या फिर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर दो। एक चीज़ तो होनी ही पड़ेगी, सो दैट देर इज़ अ सिंक, देर इज़ नो इनकन्सिस्टेंसी लेफ्ट। ठीक है। कार्ल हॉवलैंड और येल ग्रुप ने क्या किया, इन्होंने पर्सुएशन मॉडल दिया, जहाँ पर इन्होंने एम्फेसाइज किया कि सोर्स, मैसेज और ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड चेंज के प्रोसेस को। तो यहाँ पर आपको किसी के एटीट्यूड को चेंज करना है। एटीट्यूड क्या है? ये इवैल्यूएशन है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का। ABC है ना यहाँ पर, ABC मॉडल। तो यहाँ पर आप देखते हो कि कॉग्निटिवली वो पर्सन क्या सोचता है, बिहेवियर उसका कैसा है, देन थिंकिंग के अलावा उसके इमोशंस वहाँ पर कैसे आते हैं जब भी वो उस ऑब्जेक्ट की बात करता है जिसको लेकर उसका एटीट्यूड है। तो अब अगर हमें किसी का एटीट्यूड चेंज करना है तो हमें देखना पड़ेगा हमें मैसेज कैसा रखना है, देन ऑडियंस है कैसी, हम जिनका एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसी, क्या वो इजीली परसुएड होने वाले हैं, या उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है, क्या वो क्रिटिकल हैं, क्या वो सुनने वाले नहीं हैं, सोर्स कैसा है, क्रेडिबल है या नहीं है, मैसेज कैसा है, इसकी टोन कैसी है, रैशनल है या फिर इमोशनल अपील है, किस तरीके का यहाँ पर आपका सामान है जिसके थ्रू आप एटीट्यूड को चेंज करवाना चाहते हो दूसरों का। नेक्स्ट आता है ब्रूस टकमैन। अब इनका नाम तब मेंशन होगा जब हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फॉर्मिंग का मतलब होता है ये पहली स्टेज है जहाँ पर फॉर्म हुआ है ग्रुप, तो अभी सारे मेंबर्स नए नए हैं, कोई गोल सेटिंग नहीं हुई, कोई किसी को जानता नहीं अच्छे से, फॉर्म हुआ है। स्टॉर्मिंग में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप एक दूसरे को जानोगे, लाइक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नॉर्मिंग में आप नॉर्म्स बनाओगे। परफॉर्मिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस जिसके लिए ग्रुप बनाया गया था वो होगी, और एडजर्निंग में यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा कि चलो बाय बाय टाटा, अपने घर जाओ, अब हो गया ग्रुप। रॉबर्ट सेजोंग ने क्या बोला, इन्होंने बोला सोशल फैसिलिटेशन के बारे में। तो यहाँ पर इनका सिंपली ये मतलब था कि जब दूसरे प्रेजेंट होते हैं ना, और हम अगर कोई काम कर रहे हैं और वो कोई सिंपल सा काम है, तो दूसरों की प्रेजेंस हमारी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देगी, इंप्रूव कर देगी, हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन वही परफॉर्मेंस लो हो जाएगी अगर वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि दूसरों की परफॉर्मेंस शायद वहाँ पर कोई हिंडरेंस प्रोड्यूस करे, डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करे। सोशल लोफिंग, यहाँ पर ये जो 3 इंडिविजुअल्स हैं, विलियम्स, हार्किन्स और लेटाने, तो इन्होंने सोशल लोफिंग्स के लिए ये आर्ग्यू किया है कि इंडिविजुअल जब ग्रुप में होता है तो यहाँ पर वो ये एक्सपीरियंस करता है कि वो ना काम कम करता है, एफर्ट्स लेस एक्सर्ट करता है जब वो ग्रुप्स में होता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि यार दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, यानी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा होता है। जबकि यही पर्सन अगर अकेले काम करेगा ना तो ये पूरा काम करेगा, लेकिन ग्रुप में होने की वजह से 4-5 लोग और हैं तो मैं तो क्या ही करूँ, दूसरे कर लेंगे, कम एफर्ट यहाँ पर हो जाते हैं, इसे कहते हैं सोशल लोफिंग। इरविंग जेनिस ने क्या किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थिंग। इन्होंने बोला कि हमें प्रेशर एक्सपीरियंस हो सकता है सहमति का, कंसेंसस का, जो कि लीड कर सकता है ग्रुप को कि पुअर डिसीजन ले ले। क्यों? क्योंकि अगर वो सहमति नहीं चाहेगा और एक असहमति वाला मत जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पर ना ग्रुप की कोहेसिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइक
वहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसके ऊपर ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सप्रेस कर देंगे डिसेंट को, हम सप्रेस कर देंगे एक ऐसी वॉइस को जो कि अपोजिंग थी। हम क्या करेंगे, हम क्योंकि प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यार ग्रुप में है, अब सबके साथ बना के भी रखनी है, तो छोड़ो, मैं नहीं बोलता, चाहे मेरा जो मत है वो अपोजिंग है, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलता। और ऐसे में क्या होगा, पुअर डिसीजंस होंगे, अच्छे डिसीजंस नहीं होंगे, क्योंकि आप सहमति के लिए कर रहे हो अपना डिसीजन चेंज, आप अपने वॉइस नहीं कर पा रहे ओपिनियन को। स्पेशली क्या पता ये हो कि वो मैटर करता हो, लेकिन क्योंकि हारमनी बनाए रखनी है, यहाँ पर आपको कोहेसिवनेस को मेंटेन रखना है, तो इसलिए आप गलत चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो। मॉस्कोविची और जेवेलोनी इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया ये है ग्रुप पोलराइजेशन का, तो यानी पोल्स। अब यहाँ पर ग्रुप सेटिंग है, और यहाँ पर अगर एज एन इंडिविजुअल आप सोचो तो आप डिफरेंटली सोचोगे, आप उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगे। लेकिन इन केस आप एक ऐसी डिस्कशन का पार्ट बनते हो जो कि ग्रुप में हो रही है, और उस ग्रुप में काफ़ी एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं, तो आप भी हो सकता है उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो आपके ओपिनियंस इतने मैटर नहीं कर रहे थे पहले, उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ के नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि ग्रुप के आपको सहमति मिल रही है, आपके जैसे लोग हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े, तो आपने अपने ओपिनियन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ पाया, क्योंकि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग ओपिनियन था वो अब ग्रुप में जाकर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया डिस्कशन की वजह से। तो इसे कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन, कि ग्रुप में होने की वजह से आपका जो एक प्री एग्जिस्टिंग ओपिनियन था वो स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि आप लोगों से बात कर रहे थे, और वो लोग जो हो सकते हैं कि आपके सिमिलर हों, वही बात कर रहे हो जो शायद आप उतनी इंटेंसिटी में नहीं कहना चाहते, लेकिन अब क्योंकि वो भी कह रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड मिल गया वहाँ पर। अर्ली अबनॉर्मल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में देखें तो जो थ्योरीज आती हैं वो प्लेटो, हिपोक्रेटस, गेलन, और यहाँ पर हमारे पास सेंट ऑगस्टिन, ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स बाय जॉन वेयर, देन फिलिप पिनल, यहाँ पर बहुत सारे पीपल हैं जिन्होंने एडवोकेट किया है, और अलग अलग यहाँ पर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो। एपीए इन्होंने पब्लिश किया है। डीएसएम क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। अब ये जो है ये एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बनाया है, जबकि आईसीडी जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीजेस का सिस्टम जो है ये बनाया है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये दोनों ही जो है ये क्लासीफाई करते हैं, ये बताते हैं हमें डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कैसे हम उस एक बुकलेट का यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, रिसर्च के लिए, और क्लासिफिकेशन देखने के लिए, जो कि की गई है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मेरे स्टोर से मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। बाय।